दोस्तों नमस्ते। ये रामश्री आईएएस का ऑनलाइन चैनल है। मेरा नाम डॉक्टर एस के पांडे है और हम इस मंच से आपको ऐसे अकादमिक विषयों से रूबरू कराते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक हैं। इसी क्रम में पेश है एक नया विषय, संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। इसी कारण इसे अनेक भागों में समेटने का प्रयास किया गया है। प्रथम भाग में हम उन आधारों की चर्चा करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं। उन बिंदुओं को शामिल करेंगे जिनसे स्पष्ट हो सके कि राष्ट्रीय संप्रभुता की विश्व व्यवस्था में तमाम देशों के बीच शांति और सहयोग के लिए क्या एक नियामक संस्था हो सकती है। चर्चा के अंतिम पड़ाव में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, भारत में प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा न सिर्फ सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी प्रचलन में रही है। आज भी अनेक आयोजनों में विश्व का कल्याण हो जैसे आदर्श वाक्य सुनने को मिल जाते हैं, विशेष रूप से धार्मिक आयोजनों में। प्राचीन काल से ही भारतीय साहित्य मानवता के उच्च आदर्शों से संपन्न रहा है। रामायण और महाभारत में युद्ध के स्थान पर मानवता और शांति पर बल दिया गया है। भगवान श्री राम पूरा प्रयास करते हैं कि शांतिपूर्ण प्रयासों से समाधान निकले। वो अंगद को रावण से वार्ता के लिए भेजते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कौरवों के दरबार में शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जी का दर्शन शांति की भरपूर महत्ता स्थापित करता है। अंग्रेजी साहित्य में एक महान साहित्यकार हुए हैं, इनका नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। हो सकता है कि आपने इनकी कविता फ्रॉम द पासिंग ऑफ किंग आर्थर पढ़ी हो। इसकी एक बेहद खूबसूरत पंक्ति है, द ओल्ड ऑर्डर चेंजथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू, अर्थात पुरानी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं और उनके स्थान पर नया सिस्टम अस्तित्व में आ जाता है। एक तरह से देखा जाए तो अगर हम टेनिसन की कविता अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर लागू करें तो राष्ट्र संघ खत्म हुआ और उसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया। काफी पहले खुद टेनिसन ने भी सोचा था कि काश इस दुनिया में एकता हो, पूरी दुनिया की एक संसद हो और एक बड़े संघ में सभी देश एक साथ जुड़े हों। इसी तरह के रोमांटिक ख्याल एच.जी. वेल्स के भी थे। आप जानते ही होंगे एच.जी. वेल्स को। आपने 50 से अधिक उपन्यास लिखे हैं, एक महान साहित्यकार। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने राजनीति पर भी अपने मुक्त विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने भी विश्व सरकार का ख्वाब देखा जो उनके विचारों में कई जगह दिखाई पड़ता है। मित्रों, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इससे पहले कि हम विषय की गंभीर विवेचना करें, आइए संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव डेग हैमरशोल्ड के एक कथन पर विचार करते हैं। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। वाकई में द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रसंघ की विफलता दोनों ही ऐसे घटनाक्रम थे जिनकी वजह से दुनिया एक नारकीय स्थिति में जा पहुंची थी। उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी शांति स्थापना था। जिस पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, दुनिया उस समय गंभीर संकट से गुजर रही थी। इसी कारण टैग हैमरशोल्ड की बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध ना हो इसके लिए प्रयास करेगा, ना कि इसके लिए कि उसके जरिए ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण हो जिसमें युद्ध का कोई स्थान ही ना हो। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी इस स्टीरियोटाइप इमेज से काफी आगे निकल चुका था। उसके द्वारा महज युद्ध रोकने तक के कार्य नहीं किए गए बल्कि रचनात्मक निर्माण की दिशा में भी कार्य किए गए। वो अपनी नकारात्मक अपेक्षा से निकलकर एक सृजनात्मक भूमिका में भी रहा है। हो सकता है कि उसमें कई कमियां मौजूद हों, किंतु प्रलयंकारी हथियारों के इस युग में बेहद जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत और निष्पक्ष हो ताकि दुनिया में अमन चैन कायम रहे। अगर टॉमस हॉब्स और हैंस मॉर्गेनथाउ के विचारों को पढ़ें तो हमारा समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ के आसपास जरूर खत्म होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके गठन की कोशिशें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही की जाने लगी थीं। वर्ष 1944 में संपन्न हुए डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन में एक महासभा, 11 सदस्यीय सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित किया गया था।
इसके बाद याल्टा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जोसेफ स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल तीनों ने सहभागिता की थी। याल्टा सम्मेलन की दो बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। पहली ये कि सुरक्षा परिषद में मतदान की विधि क्या हो तथा अगले वर्ष 1945 में धुरी देशों के खिलाफ लड़ रहे सभी देशों का एक सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में बुलाया जाए। कुल मिलाकर इन तथ्यों से यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को तब बेहद शिद्दत से महसूस किया गया जबकि युद्ध जारी था। 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 देश शामिल हुए। 24 अक्टूबर 1945 को जब इन देशों ने चार्टर में विधिवत हस्ताक्षर किए तो संघ अस्तित्व में आ गया। 10 जनवरी को राष्ट्रसंघ अपनी स्थापना के 26 साल ही पूरे कर पाया था कि इसी दिन साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की यात्रा शुरू हुई। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रसंघ को अलविदा कह दिया गया। अब आगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, इससे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों पर विचार करें, हमें यह जान लेना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ कोई सुप्रीम स्टेट नहीं है जो विश्व के देशों पर अपनी वैध अधिकारिता का प्रयोग कर सके। समकालीन विश्व व्यवस्था संप्रभुता संपन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित है। ऐसे में संप्रभुता के सिद्धांत के आधार पर राज्य से ऊपर कोई संस्था हो ही नहीं सकती। जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो यहाँ पर एक प्रासंगिक विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ राज्यों की आपसी सहमति की परिणति है। यह किसी भी देश की मर्जी है कि वो चाहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में रहे या न रहे। ये बाध्यकारी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। हमें इस बात को समझना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ राज्यों के ऊपर सर्वोच्च संस्था नहीं है। व्यावहारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ एक राजनीतिक संस्था है जहां विश्व के देश अपने हितों के अनुरूप विश्व की व्यवस्था को मोड़ने या बनाए रखने की कोशिशें करते रहते हैं। यही वजह है कि यह संस्था भी महाशक्तियों का अखाड़ा रही है। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका इसका प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया करते थे। सुरक्षा परिषद में वे अपने हितों के प्रतिकूल प्रस्तावों को वीटो कर दिया करते थे। इस पृष्ठभूमि में हम इसके लक्ष्यों और सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 लक्ष्य हैं जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला ये कि दुनिया में तमाम देशों के दरमियान शांति और सुरक्षा बनाए रखना एक तरह से यह संघ का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा यह है कि पारस्परिक समानता के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तीसरी बात जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के मकसद से संबंधित वो है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान का उपाय मानवता और स्वाधीनता के उच्च मानकों की पृष्ठभूमि में खोजना। और चौथी बात यह है कि ऊपर पहले बताए गए तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न देशों के मध्य समन्वय स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका निभाना। यहाँ पर मात्र उद्देश्यों की चर्चा करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उन सिद्धांतों को भी समझने की कोशिश करनी होगी जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपेक्षित आधार है। मैंने पहले ही जिक्र किया है कि आज की विश्व व्यवस्था संप्रभुता संपन्न राज्यों की उपस्थिति है। इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों की संप्रभुता की समानता को अपने अस्तित्व का आधार मानता है। साथ ही संगठन देशों से यह भी अपेक्षा रखता है कि वे अपने उन दायित्वों का बखूबी पालन करें जिनका वचन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करते समय दिया है। यह जिम्मेदारी भी संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के तमाम देशों पर डालता है कि वे आपसी विवाद शांतिपूर्ण तरीकों से ही सुलझाएं। यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का उल्लेख करना अच्छा रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा कि इस अनुच्छेद में ये अपेक्षा की गई है कि राज्य अर्थात भारत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दिशा में प्रयत्नशील रहेगा कि किस तरीके से शांतिपूर्वक वैश्विक व्यवस्था संचालित होती रहे, उसमें भारत अपना योगदान देता रहेगा। सदस्यों से ये भी अपेक्षा की गई है कि वे किसी भी प्रकार से ताकत के इस्तेमाल की ना तो धमकी दें और ना ही अपनी ताकत का इस्तेमाल ही करें जो कि संघ के उद्देश्यों के खिलाफ है। सदस्यों को संघ की क्षमता में वृद्धि या इस्तेमाल में अपना न सिर्फ योगदान देना है बल्कि ऐसे देशों की मदद करने से बचना है जिनके खिलाफ संघ कोई निवारक कार्रवाई कर रहा हो।
गैर सदस्यों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के हितार्थ कार्य में योगदान देना है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि संघ किसी भी देश के आंतरिक विषयों में दखल अंदाजी नहीं करेगा, किंतु ये बात तब लागू नहीं होगी जब उक्त देश ने शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की ये बातें समझने के बाद अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनात्मक ढांचे पर विचार करेंगे। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनात्मक ढांचे पर विचार करें तो हम पाते हैं कि इसमें इसके मुख्य 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जैसा कि मैंने पहले ही इस चर्चा के आरंभ में ही कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ इतना व्यापक विषय है कि उसको एक चर्चा में समेटना मुश्किल है। इस कारण से हमने इसको अनेक खंडों में विभाजित किया है। तो आज हम सिर्फ एक अंग महासभा पर चर्चा करेंगे। सुरक्षा परिषद इतना महत्वपूर्ण विषय है कि उसमें कम से कम 2 से 3 प्रयास इसी तरह के किए जाने चाहिए। तो महासभा पर हम बात करते हैं। जहाँ तक दोस्तों महासभा की बात है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा अंग है जिसमें सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। प्रत्येक देश को हक है कि वो महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सके, किंतु याद रखिए, निश्चित रूप से ये याद रखने लायक बात है कि मतदान अगर होता है तो मतदान के समय सभी का सिर्फ एक ही मत माना जाता है। महासभा की सालाना बैठक सितंबर के महीने में होती है। ध्यान रहे कि सभा विभिन्न विषयों पर विचार तो कर सकती है, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे महत्वपूर्ण कार्य शांति और सुरक्षा के संबंध में वास्तविक कार्रवाई सुरक्षा परिषद के निर्णय पर निर्भर है। किंतु 1950 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया गया था। इसमें यह प्रावधान था कि अगर सुरक्षा परिषद किसी महत्वपूर्ण विषय में उचित एक्शन लेने में असमर्थ होती है तो उस सूरत में महासभा इस दिशा में सिफारिश कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि महासभा किसी भी सूरत में सिर्फ विचार विमर्श और सिफारिश ही कर सकती है, कार्यवाही नहीं। इसके सिवाय जनरल असेंबली के समीप कुछ निर्वाचन और बजटीय अधिकार भी हैं। जहां तक निर्णयों को लेने का सवाल है तो ये उपस्थित और मतदान में हिस्सा लेने वाले 2/3 के बहुमत से ही ऐसा कर सकती है। महासभा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को 2 साल की अवधि के लिए निर्वाचित करती है। इसी तरह वह न्यास परिषद और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों का भी चुनाव करती है। वो संघ के महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में भी भाग लेती है। तो इतना समझने के पश्चात हम अब कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये तथ्य इसलिए हैं क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी साबित हो सकते हैं। जहां लीग ऑफ नेशंस शब्द का प्रयोग वुडरो विल्सन ने किया था, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। रूजवेल्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपसे शेयर करता चलूं कि ये सबसे ज़्यादा बार अमेरिका के राष्ट्रपति अर्थात 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। हालांकि अमेरिका में कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकता। दरअसल अमेरिका के सर्वप्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने द्वितीय कार्यकाल के पश्चात चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तब से वहां ये परंपरा पड़ गई कि कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं होगा। रूजवेल्ट ने इसे तोड़ा और लगातार 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हालांकि बाद में अमेरिका के संविधान के 22वें संशोधन द्वारा अब यह सुनिश्चित किया गया है और अनिवार्य रूप से लागू किया गया है कि वहां कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और कुल मिला के ये बात स्पष्ट है कि अब कोई चाह कर भी रूजवेल्ट नहीं बन सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए तो उनको देखकर यही लगता है कि उनमें इसे तोड़ने का ज़बरदस्त मादा था और अभी भी मौजूद है। ज़रूर उनके मन में ऐसी ख्वाहिश रही होगी। आपको यह भी बताता चलूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अधिवेशन अमेरिका में नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में हुआ था। ट्रिग्वे ली, जो कि नॉर्वे से थे, इसके पहले महासचिव थे। आपका कार्यकाल 1946 से 1952 तक रहा। इसके बाद स्वीडन के टैग हैमेशोल्ड महासचिव बने। यूथ हंट, जो कि म्यांमार से थे, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे महासचिव थे जो कि एशिया से संबंधित थे। यह 1961 से 1971 तक महासचिव रहे। इनके बाद ऑस्ट्रिया के
कुल्ट वॉल्डहीम, पेरू के जेवियर पेरिस डी कुइयार, मिस्र के बुतरस बुतरस घाली, घाना के कोफी अन्नान, दक्षिण कोरिया के बान की मून और वर्तमान में साल 2017 से पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेश हैं। मित्रों, यहाँ पर आपके लिए एक एक्सरसाइज है छोटी सी। आप अपने कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि शशि थरूर का संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या नाता रिश्ता रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से साथी इसका उत्तर ज़रूर जानते होंगे और कमेंट में वो अपने उत्तर और अपनी प्रतिक्रिया शेयर ज़रूर करेंगे। तो मित्रों, उम्मीद कर सकता हूं कि आपके लिए हमारी कोशिश लाभप्रद रही होगी। आपकी राय हमारे लिए और बेहतर करने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। आप अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराएं। इससे पहले हम आपसे अनुमति लें, एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ श्रृंखला का प्रथम पार्ट है। आगे हम और जो पार्ट हैं, आगे आगे जो अन्य खंड हैं, अन्य विषय हैं, उनको लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सबसे महत्वपूर्ण और सुरुचिपूर्ण जो विषय है उसको मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में उसको शामिल करूं, और ये होगा सुरक्षा परिषद। और एक उससे से जुड़ा हुआ मुझे लगता है कि ये खंड मुझे ज़रूर लेकर आना चाहिए आप सभी के समक्ष, और वो होगा कि भारत और उसकी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का विषय। हमें अनुमति दें। धन्यवाद। जा